हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुशासनात्मक इतिहास। ये हमारे पोल साइंस माइनर का यूनिट नंबर फर्स्ट है और जो हमारा पेपर का नेम है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय। ठीक है, तो ये हमारे बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th चल रहा है जिसमें हम पोल साइंस माइनर का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ हम ना अपना जो सारा का सारा सिलेबस है पोल साइंस का वो कम्प्लीटली कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। आप लोगों के एग्जाम आने से मैं पहले पहले कवर करा दूंगी। बाकी हमारा जो पोल साइंस मेजर है वो हम कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री भी हमने माइनर कवर कर ली है। तो अभी हमारा मेनली ये सब्जेक्ट बच रहा है जो हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है। इसके ज़्यादा नहीं, 4 ही यूनिट है, तो बहुत जल्दी मैं इसको कवर करा दूंगी। तो अपने वीडियो की तरफ अभी बढ़ते हैं। तो बेसिकली ना इसके दो हमारे पास सब यूनिट है, जिसका जो फर्स्ट सब यूनिट है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम इसका सेकंड सब यूनिट कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका फर्स्ट सब यूनिट है वो यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो राजनीति, अर्थशास्त्र और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र, राज्य और गैर सरकारी संगठन के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक ऐसा संबंध है जो कि एक देश दूसरे देश के साथ करता है इंटरनेशनल लेवल पे। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, सैन्य संबंध भी होते हैं। तो उन चीज़ों के बीच ना आपस में मतलब क्रियाएं कर सके। लाइक जैसे आर्थिक क्रियाओं में हमारा हो गया बिजनेस एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे एमएनसी कंपनीज हैं, तो वो एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही नतीजा है। उसी के साथ राजनीति में भी कि मतलब बहुत सारी संधियां हो जाती हैं कि हम आपके साथ इस तरीके का युद्ध नहीं करेंगे, आप हमें ये दो, हम आपको ये देंगे। ऐसे करके राजनीति में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ सुरक्षा में भी। अब जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के आसपास बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं अलग अलग देशों के। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अलावा सारे जितने भी बॉर्डर हैं जो कि इंडिया से कनेक्ट होते हैं उन सभी से इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। तो वो भी क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। तो यही चीज़ें जो हैं वो होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि हमारे देश में हमारा जो देश है वो दूसरे देशों के साथ कुछ ऐसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है जिसके वजह से हमारे देश में आर्थिक, ठीक है, उसके अलावा सुरक्षा के रूप में और राजनीति के रूप में बहुत सारे लाभ भी होते हैं। और कई जगह पे संस्कृति और सामाजिक तौर पे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वजह से लाभ देखने को मिलते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों का जो अध्ययन है, इन लाभ का अध्ययन, किस तरीके से विदेश नीति लागू हो रही है, ठीक है, क्या क्या लागू हो रही है, किस देश से हमारा क्या संबंध है, इन्हीं चीज़ों का जो अध्ययन है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन। ठीक है, इसमें संप्रभु संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर राज्य अभिनेताओं और बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच बातचीत का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किन लोगों के बीच में स्थापित होते हैं। देखो, बहुत सारी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जिनके वजह से भी ये संबंध बनते हैं, जो कि एक ऐसा मंच प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे अलग अलग देश बैठकर और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा अंतर सरकारी संगठन होते हैं, गैर राज्य अभिनेता होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ लोग जो कि राज्य से जुड़े हुए नहीं होते बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक कार्य करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो लोग हो गए। ठीक है, बहुराष्ट्र अब निगम वाले जो सारे ऑफिसर्स होते हैं और ये जो एक पूरा का पूरा संगठन है बहुत बड़ा, तो ये सारे जो लोग हैं इनके बीच में और राज्यों के बीच में, जहाँ पे राज्य भी मौजूद होते हैं, यानी कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या विदेश मंत्री जो भी जाते हैं, तो वो लोग होते हैं। तो इन लोगों के बीच में एक डिस्कशन होता है। ठीक है, और ये डिस्कशन क्यों होता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित किया जा सके। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों के जरिए राष्ट्रों के बीच संबंध बनाने पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिंपल लेवल, बहुत ज़्यादा सिंपल लाइन है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छे संबंध बनाए जाते हैं एक देश के दूसरे देश के साथ। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते टाइम इन चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है कि हमें सामने वाले देश से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, ये सारे लाभ हो रहे हों, तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता है। और इसी तरीके से
एक देश दूसरे देश के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है, जिससे सुरक्षा भी बढ़ती है, आर्थिक तौर पे भी हमें लाभ होता है, सामाजिक तौर पे भी लाभ होता है और राजनीतिक तौर पर भी लाभ होता है। तो ये जो बेसिकली होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक देश को दूसरे देश से लाभ हो सके और सुरक्षा मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक, अर्थशास्त्र, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा। देखो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसका यूनिट नंबर फर्स्ट चाहिए, आपको हो सकता है एक बारी में ना समझ में आए, तो इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सॉर्ट करके बताया हुआ है। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक आपको सेपरेट वीडियो दे दूँगी, ठीक है। और उसके अलावा आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो चैप्टर्स हैं ना, इनको आप 2 बार वीडियो इसकी देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, लाइक हमने डेफिनेशंस यहाँ पर रीड कर लिए। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व क्या होता है, यानी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों चाहिए। अगर एक देश अपना आर्थिक विकास कर रहा है, अपने देश की राजनीति को अच्छे से देख रहा है, उसके अलावा समाज बढ़िया चल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है हम दूसरे देशों के साथ दोस्ती बनाएं या फिर उनके साथ कोई भी संधि स्थापित करें। तो यहाँ पे हम वही महत्व देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन का एक तेजी से प्रासंगिक क्षेत्र है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जिसके ऊपर लगातार अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। अब वो विशेषज्ञों द्वारा भी अध्ययन किया जाता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, वो लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, विदेश मंत्री हो गए, ये लोग भी इस बारे में अध्ययन करते हैं कि हमें किसके साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं हम, ठीक है। उसके बाद भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ रहे हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो यही देखिए कि कितने अलग अलग लेवल पे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत प्रासंगिक है। उसके अलावा वैश्विक मुद्दों को समझने में मदद मिलती है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर स्थापित होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें वैश्विक मुद्दे क्या चल रहे हैं उनको समझने के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि हमें कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें एक इंटरनेशनल मंच प्रोवाइड करती हैं जहां पर हम अपने मुद्दों को उठा सकते हैं, ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं और उसका हमें जवाब मिलेगा। उसके अलावा देश में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अगर हमारे कुछ देशों के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारे देश में सुरक्षा और शांति बनी रहेगी। इंडिया के आसपास कितने सारे बॉर्डर लगते हैं, अगर इंडिया उन लोगों के साथ अच्छे जो अपने मैत्रीपूर्ण संबंध है वो स्थापित नहीं करेगा तो क्या होगा, हमेशा हमें डर सताएगा कि हाँ, हम पे कोई भी हमला कर सकता है या हम भी किसी पे हमला कर सकते हैं। बट अगर हमारे दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध हैं जिसके साथ हमारे बॉर्डर टच हो रहे हैं और उसके अलावा भी, तो क्या होगा कि हमें ही ज़्यादा फायदा होगा, हम ही शांति और सुरक्षा के साथ रह पाएंगे, हमें ही आर्थिक लाभ हो रहे हैं। उसके बाद है सहयोग को बढ़ावा देता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर आपके स्थापित हैं दूसरे देश के साथ तो वो क्या होगा, सहयोग मिलेगा। अगर हमें नीड होगी ना किसी पर्सन की या किसी देश की तो वो हमें सपोर्ट करेगा। ऐसे नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी होता है ना, अगर हमारी फ्रेंडशिप होती है, अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो वो मेरे साथ खड़ी होगी, और अगर उसको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसके साथ होंगी। तो ये अगर एक नॉर्मल लेवल पर अगर ये होता है कि किसी को नीड होती है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, तो वो तो इंटरनेशनल लेवल है ना, वहाँ पे संधियाँ होती हैं, लिखित में सारी बातें चलती हैं, ऐसे बोलकर बस बात खत्म नहीं कर दी जाती। तो इसी वजह से वहाँ पे सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उभरती चुनौतियों का समाधान करते हैं, यानी कि जैसे कि अभी उभरती चुनौती का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पर्यावरण। पर्यावरण एक ऐसी चुनौती है जो कि हर देश फेस कर रहा है। तो एक ये उभरती चुनौती, और आगे ये कितना ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा ये अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस होने के चांसेस बन रहे हैं। तो एक ऐसी चुनौती है जो हर एक देश जिससे जूझ रहा है। तो क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर इसके ऊपर बात करी जा रही है। अब इंटरनेशनल लेवल पर इसके ऊपर बात क्यों करी जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हैं एक देश के दूसरे देश के साथ, तो बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण सेव कर सकें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास को बढ़ावा। अब देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है हमारे किसी देश के साथ, लाइक हम मान लेते हैं इंडिया का अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो अब देखिए, आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, अमेरिका की कितनी सारी एमएनसीज कंपनी है जो कि हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं, जिसके वजह से हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक विकास, देखिए अगर हम पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हम 100% गलत ही हैं।
पश्चिमी संस्कृति में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा सामाजिक विकास होगा। अब ये तो हमारी चॉइस है ना, हम अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं या बुरी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पश्चिमी संस्कृति से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा सामाजिक विकास हो रहा है। और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश ने अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बना रखे हैं। तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा है पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया पर्यावरण बहुत ज़्यादा खतरे में आता चला जा रहा है, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर उससे बात होगी, मतलब पर्यावरण के रिगार्डिंग बात होगी, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को सेफ किया जा सकता है। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम देख लेते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे। सबसे पहले है हमारा राज्यों के व्यवहार। जिस प्रकार जब कोई राष्ट्र अपने समग्र विकास के लिए अच्छे संबंध बनाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय बन जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा देश है जो कि दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, ठीक है, तो ये भी टॉपिक किस चीज़ के अंदर आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार जब हितों का टकराव होता है, यानी कि एक देश दूसरे देश से किसी भी वजह से टक्कर लेता है, यानी कि लड़ाई या फिर बहस होती है, तो आपस में कटुता पैदा होती है, यानी कि आपस में टकराव पैदा होता है, तो वह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल होते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो स्कोप है, जो कि उसका दायरा है, उसके अंदर ना केवल सहयोग बल्कि संघर्ष भी उसके अंदर शामिल होता है। यानी कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ संघर्ष कर रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा बन जाएगा। और अगर एक देश दूसरे देश के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो वो भी किसका हिस्सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा हो जाएगा। सेकेंड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु केवल राज्य और उसकी औपचारिक संस्थाओं की गतिविधियों के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, ठीक है, उसका जो सब्जेक्टिव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार या फिर सरकारी जो संस्था है ना, उनके इर्द गिर्द नहीं घूमता। उसके अंतर्गत बहुत सारी गैर राज्य अभिनेता यानी कि गैर सरकारी संगठन वगैरह भी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राज्य ही एकमात्र सक्रिय नेता नहीं है। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहीं पर है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सरकारी जो लोग होते हैं, यानी कि जैसे किसी देश की सरकार हो गई या फिर कोई ऐसी संस्था हो गई जो कि गवर्नमेंट है, औपचारिक है, तो वही लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है ऐसा। कई गैर राज्य अभिनेता हैं जो कि जिनकी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्य यानी कि सरकार या फिर औपचारिक संस्था यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट कुछ ऐसी संस्थाएं ही नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इफेक्ट करती है। हालांकि कुछ गैर राज्य अभिनेता भी हैं, ठीक है, यानी कि गैर सरकारी एजेंसीज भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इफेक्ट करती है। गैर राज्य जो हमारे अभिनेता, इसको हम मान सकते हैं किसी एक एजेंट से भी, कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है या कुछ लोगों का समूह, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन भी मान सकते हैं। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट नहीं है बट उसके बावजूद भी उनका जो इफेक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है, तो वो भी बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा है वो ना केवल सरकारी संगठन या फिर औपचारिक संगठन तक ही सीमित है, बल्कि इसके अंदर गैर राज्य अभिनेता भी आते हैं। अब हम देखेंगे युद्ध और शांति। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को निश्चित करना है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है, ठीक है, यूएनओ की जो स्थापना की गई है वो उसका जो उद्देश्य है ना, मेन मोटिव, वो है विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। बड़ी और क्षेत्रीय शक्तियाँ अक्सर शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करती हैं। संस्कृतियों और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न आदान प्रदान और वैश्विक प्रक्रियाओं के कल्याण के लिए सभी प्रकार के संपर्क धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय बन जाता है। यानी कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और युद्ध, ये दो एक ऐसे
मतलब पॉइंट्स है ना जिसके ऊपर हमेशा डिस्कशन होता ही है, हर मीटिंग में होता ही है कि मतलब विश्व में किस तरीके से शांति बनाए रखनी है, युद्ध को कम करना है, युद्ध को ख़त्म करना है, ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। तो यूएनओ की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि विश्व में शांति बनी रहे। यूएनओ क्या करता है, किसी भी देश के बीच में अगर लगता है ना संघर्ष हो रहा है तो उसमें वो बातचीत करता है, ठीक है, और उसमें बातचीत करके, संधि करके, सलाह मशवरा करके वो वहाँ पर ही उसको ख़त्म कर देता है, यानी कि युद्ध तक की सिचुएशन नहीं बनने देता। जैसे कि आपने सुना भी होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी कुछ टाइम पहले, बट उसमें भी बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि जिन्होंने मंच प्रोवाइड कराया, ठीक है, हस्तक्षेप किया उस बीच में, और दोनों जो पार्टीज थी उन दोनों के बीच में समझौता कराकर और युद्ध को समाप्त कर दिया। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, नहीं तो ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी जिसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था। नेक्स्ट है हमारा विदेश नीति। आज विदेश नीति के निर्माण में न केवल राजनेता बल्कि विधायक और कई नागरिक भी शामिल हैं। विदेश नीति के मामले की स्थिति या विचारधारा और संबंधित शासनों के वैचारिक मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण अंग हैं। यानी कि विदेश नीति से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे क्योंकि ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ऑलमोस्ट 8th क्लास से, और हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें भी हमने विदेश नीति को बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि पोल साइंस मेजर में हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन के आया था विदेश नीति, जिसमें हमने इसको बहुत डीपली पढ़ा था। तो विदेश नीति क्या होती है, एक देश का दूसरे देश के साथ किस तरीके का संबंध स्थापित होगा, तो एक देश इस तरीके की नीतियां बनाता है, उसको कहते हैं विदेश नीति, ठीक है। तो जो विदेश नीति है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और विदेश नीति बनाने में सिर्फ और सिर्फ किसी देश का नेता या फिर विधायक ही नहीं, आजकल तो नागरिक भी शामिल है क्योंकि बहुत सारे पोलिंग बूथ डाल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं पोस्ट, उनके ऊपर लोग अपने अपने विचार रखते हैं, तो हर तरीके से सक्रिय होता है आज का नागरिक भी, तो वो भी विदेश नीति में काफ़ी हद तक शामिल होता है। और जो विदेश नीति है ना वो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही हिस्सा है, यानी कि अगर कोई देश विदेश नीति बना रहा है तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही गिना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हिस्से जो कि है राष्ट्र राज्यों का अध्ययन। विभिन्न राज्यों की जातीय संरचना, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म या विचारधाराएं बिल्कुल एक जैसी नहीं है। आप लोग जानते हैं जैसे कि भारत है, ठीक है, भारत की जो जाति संरचना, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म, विचारधाराएं वो अमेरिका से बिल्कुल अपोजिट है, और इन सभी विभिन्नताओं के कारण विभिन्न राज्यों के बीच सब संबंध अलग अलग होते हैं। अगर हम देखें इंडिया, अमेरिका, और अगर हम देख लें कोई इस्लामिक कंट्री तो आप ले लो ईरान को ले लो, ठीक है। अगर हम देखें तो तीनों के तीनों देशों में अलग अलग धर्म, विचारधाराएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति और जातीय संरचना आपको तीनों देशों में बिल्कुल अलग मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसी वजह से अब इंडिया ईरान के साथ अलग तरीके के संबंध स्थापित करेगा और अमेरिका के साथ अलग तरीके के स्थापित करेगा। वैसा तो नहीं ना जो अमेरिका के साथ किया वही ईरान के साथ वो कर देंगे, नहीं, क्योंकि दोनों के जो कल्चर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इन सभी मतभेदों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता होती है। जब सामाजिक वातावरण अलग होता है तो उसके प्रतिक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ती हैं, ठीक है। इससे हमें ये बताया गया है कि अगर एक देश है वो दूसरे देश की कल्चर को देख के तो उसके साथ विदेश नीति बनाएगा। तो अगर हम सेम एग्जांपल लें, अब भारत ने अमेरिका के साथ अपने मैत्रीपूर्ण स्थापित कर लिए संबंध, संधि बना ली, ठीक है। अब उसके अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस टाइप की रखेगा ना जो अमेरिका के लिए भी सुटेबल हो और इंडिया के लिए भी सुटेबल हो। अब आपको लगता है जो चीज़ अमेरिका और इंडिया के लिए सुटेबल हो वो किसी इस्लामिक कंट्री के लिए सुटेबल होगी? क्योंकि अमेरिका जो है बिल्कुल मॉडर्न देश है, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा इंडिया है वो भी अब कम मॉडर्न नहीं है, वहाँ पे भी मॉडर्निटी है, बट स्टिल जो हमारा इस्लामिक देश आ जाते हैं वो भी मॉडर्न है, बट वो क्या करते हैं उनके अंदर पर्दा होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल इस्लामिक कल्चर को फॉलो किया जाता है। तो आप लोग भी वाकिफ होंगे इस्लामिक कल्चर में पर्दा करना, ठीक है, नशों से दूर रहना, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंडिया में या फिर मोस्टली अमेरिका में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से अगर इंडिया किसी भी इस्लामिक देश के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं तो उसके साथ जो नीतियां बनाएगा, जो भी नियम बनाएगा वो थोड़ी डिफरेंट होंगे ना अमेरिका से। तो अब ये जो चीज़ें आती हैं ये भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आ जाती हैं,
ठीक है। अब इनके ऊपर जो मतभेद होते हैं, ठीक है, क्या ईरान को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कोई चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आई, कोई चीज़ इंडिया को पसंद नहीं आई, तो ये जो मतभेद होते हैं इन पर भी विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मंच प्रोवाइड करती हैं, और इन्हीं चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। पर्यावरण आपको हर चीज़ में मिलेगा, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मेन मुद्दा आज कुछ सालों से लेकर आज तक चलता आ रहा है, वो है पर्यावरण। पर्यावरण के मुद्दे अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख मुद्दों में से एक है। यानी कि जितना अच्छे से हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, जितना मेन ये चीज़ है ना, उससे ज़्यादा मेन जो है वो पर्यावरण है इस वक्त पूरे के पूरे विश्व के लिए। तो इसी वजह से अगर हम पर्यावरण को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ना, तो हमने फिर कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि पर्यावरण से हम सभी लोग वाकिफ हैं किस तरीके से पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है। अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। यही कारण है कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति भी बदल रही है। इस मुद्दे पर इस परिवर्तनशीलता के प्रकाश में विचार करना आवश्यक है। यानी कि जिस तरीके से हमारी अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र कॉन्टिन्यूसली चेंजेस ला रही है अपने नेचर में, उसी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी अपने नेचर में चेंजेस लेकर आ रहा है। बिकॉज जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे चेंजेस आएंगे, उसी तरीके से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है वो भी थोड़ा थोड़ा बदलाव लाता रहेगा। और जिस तरीके से बदलाव ला रहा है, उसी तरीके से हमें इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला फर्स्ट सब यूनिट है वो हमने कवर कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा है, ये लेंदी है, ठीक है, यूनिट। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा, वहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी ये जो सिलेबस है वो कवर करा दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अलावा कोई सजेशन हो या फिर आपको लगे कि आपको इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम जैसे आपके आ रहे हैं वैसे उनके भी साथ आ रहे होंगे। और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।